नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि जो हमारी प्रतिभा है, हमारे जो समाज की प्रतिभा है, उनको हम बाहर लाएंगे, दिखाएंगे कि हमारे साथ ढेर सारी चीजें चल रही हैं। तो हम उसी कड़ी में अपने एक साथी को बुलाए हुए हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। वो एक युवा नेता भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। तो सर नमस्कार। सर आपकी साहित्य में रुचि कैसे आई, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, साहित्य में रुचि की बात करें तो साहित्य में कलम हमें विरासत में मिली है, क्योंकि हमारे बाबा जी एक जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। तो घर में वो शिक्षा का माहौल रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए, सौभाग्य से मेरा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट मिला और लोगों से सीखा, कुछ उपन्यास पढ़े, मुझे रुचि बढ़ती चली गई। हम भी लिखने का प्रयास किया और शायद उसमें कामयाब भी हुआ। तो सर कोई एक दो आप साहित्य की जो आप रचना करते हैं, तो कोई एक दो चीजें बताइए कि मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे। एक सुनाते हैं कि जंग जब जब लगेगी तीर में तलवारों में, जंग जब जब लगेगी तीर में तलवारों में, कलम तब बोल उठेगी भरे बाजारों में। क्या बात है। अना की बात वही लोग करते पाए गए, अना की बात वही लोग करते पाए गए, जिनकी पगड़ी सदा उतरी मिली दरबारों में। रूह की बात आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं, रूह की बात आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं, खुद को नाले नहीं गिनते हैं गंगा की धारों में। तुमको लगता है जो लिखा है वो सच ही होगा, तुमको लगता है जो लिखा है वो सच ही होगा, हवा का बोलबाला है यहाँ अखबारों में। क्या बात है सर। कलम एक रोज उठाई थी सच बयानी को, कलम एक रोज उठाई थी सच बयानी को, चंद सिक्के मिले तो लग गए जयकारों में। क्या बात है। तो सर बहुत अच्छा लगा। कब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी एक साहित्यकार बन जाऊं। नहीं तो मतलब अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें तो मतलब क्या चीजें इंस्पायर करती है कि आप मतलब कैसे इस जर्नी तक पहुंचे कि आपके मतलब अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो कहाँ से वैसे आप बिलोंग करते हैं? रहने वाले वैसे हम हैं कुंडा प्रतापगढ़। जी 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 जी, जो कि राजा भैया का ठीक है। बाकी अन्य भी लोग हैं वहां से, हरिवंश राय बच्चन का भी निवास स्थान है। बड़े बड़े नेता भी हुए, प्रमोद तिवारी हुए, राजा भैया हुए, और राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह हुए, राजा दिनेश सिंह हुए। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में ही, एक हमारे यहाँ गांव है रानीगंज बहुचरा, जिसे आईएएस की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो साहित्यकार भी बहुत से लोग हुए हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, कहते हैं सब पढ़ा लिखा एक प्रताप गढ़ा। तो ये बात सही है। कुंडा की रहने वाली है। तो सर इसमें अगर जैसे आप इस फील्ड पे आए, कह सकते हैं इस सो कॉल्ड इतने अच्छे एक फील्ड पे आप आए हैं साहित्य की दुनिया में, तो इस फील्ड में आने में सबसे बड़ा योगदान किसका है आपके परिवार में? मैं बता दूं, आज जो भी हूं या कल भविष्य में जो भी बनूंगा या होऊंगा, उसमें मेरा सबसे ज्यादा श्रेय मेरे पिताजी का है। कि मैं आज के यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसमें मेरा पिताजी का ही देन है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, सिर्फ पिताजी की ही देन है। तो मैं सबसे ज्यादा पिताजी को, वैसे तो है बहुत लोग, लेकिन मैं ज्यादातर मैं कि पिताजी को देना चाहूंगा, उन्हीं की वजह से जो कुछ हूँ। जी जी जी, मतलब कहा जाता है कि पिता का साया बहुत बड़ा होता है। अगर पिता साथ है तो आप पूरी दुनिया की कायनात को जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जैसे जो हर कदम पे उनके पिता का साया रहता है, साथ रहता है। पापा की दौलत नहीं, साया है उनका काफी है। तो इसी बात पे कोई एक अच्छी सी शायरी बताइए कि जो लोगों को छू जाए कि हाँ सच में बहुत अच्छी चीजें हैं। एक पापा के कहते हैं पिता एक मौन सुरक्षा है। जी, तो जी, उसके लिए सुना चाहूंगा कि सागर सी गहराई दिखती मुझको मेरे पापा में, सागर सी गहराई दिखती मुझको मेरे पापा में, सूरज की परछाई दिखती मुझको मेरे पापा में, जीत न आए द्वार हमारे मुमकिन हो सकता है पर, जीत न आए द्वार हमारे मुमकिन हो सकता है पर, हार सदा शर्माई दिखती मुझको मेरे पापा में। क्या बात है सर, मतलब दिल को छू लेने वाली कविता है ये। तो सर जैसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप युवा छात्र नेता है, तो जैसे मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही एक बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैंने फिलॉसफी मतलब ऐसे सब्जेक्ट लिया था, फिलॉसफी था मेरा, इकोनॉमिक्स था और मेडिवल हिस्ट्री था। मेरी भी दिली इच्छा थी कि मैं साहित्य पे जाऊं,
लेकिन वो मंजूर नहीं था, वो अलग की बात है। तो आज का जो सिनेरियो देखा जाता है, जिससे हम बात करते हैं युवा संसद की, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है युवा संसद होनी चाहिए, छात्र संसद होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या चीजें हैं? पूरा कागस्फोट कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक अपनी अलग गरिमा है। जी देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। भारत को अनेकों प्रधानमंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, राजनेताओं तो कमी नहीं है जी। अनेक साहित्यकार भी हुए। यहीं पे अंग्रेजी डिपार्टमेंट है, वहां से कभी हरिवंश राय बच्चन निकले हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, निराला जी, वही मुंशी प्रेमचंद भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं, नीलोत्पल मृणाल भी हैं, ऐसे बहुत से हैं, फिराक गोरखपुरी भी हैं। तो अगर विश्वविद्यालय से साहित्यकार हो रहे हैं, आईएएस इसी विश्वविद्यालय से बनेंगे और आईपीएस भी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो नेता भी बनना इसी विश्वविद्यालय से चाहिए। लेकिन संयोग क्या दुर्भाग्य है कि इसमें कुछ वर्षों से माननीय बीसी महोदय के द्वारा छात्र संघ को बैन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये छात्र, जिसे राजनीति की प्राइमरी कहा जाता है छात्र संघ, तो ये युवाओं की राजनीति को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, छात्र राजनीति को पिरोया जा रहा है। क्योंकि अगर छात्र राजनीति से निकल कर कोई जाएगा संसद में, तो भाई जाहिर सी बात है वो छात्रों की बात करेगा। तो बिल्कुल, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से, माननीय बीसी महोदय से भी कि छात्र संघ को बहाल कीजिए, जिससे कि छात्रों की राजनीति को दबाया न जा सके। अगर यही छात्र संघ होता तो विश्वविद्यालय में 400% की फीस वृद्धि भी हुई। जिस हॉस्टलों की फीस में 4,000 5,000 होती थी, आज उसी हॉस्टल में 20,000 25,000 फीस ली जा रही है। जिस बीए में आपने 900 रुपए में 1,000 रुपए में बीए किया, मुझे याद है कि मेरा 872 या 73 रुपए ऐसे लगा था। बताइए, आज हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो 47 रुपए दिए थे और अपनी ये सेकंड ईयर में 45 रुपए फीस दे रहे हैं। 400% की फीस वृद्धि हुई है। अगर ये छात्र संघ होता तो शायद आज ये संभव नहीं था। जी, छात्र संघ की यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ये मेरे हिसाब से एकदम गलत है। कारण क्या है, ये जो पूरब की ऑक्सफोर्ड जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जा रहा था, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ढेर सारे गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो वहां पढ़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटता है कि पैसे के अभाव के कारण वो हायर एजुकेशन में बढ़ावा नहीं दे पा रहे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, जो कि बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति या राजनेता के बच्चों को टिकट तो पार्टी से मिल जाता है, लेकिन गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। यूपी बिहार के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आते हैं, तो अगर उन्हें राजनीति में जाना है तो छात्र संघ हिम्मत जरिया था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का। तो अच्छा, मैं अगर इसके रीजन पे जाना चाहूँ, क्यों बैन किया गया, क्या कोई इसका लॉजिकल रीजनिंग है? अगर बात की जाए तो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। एक होता है शीर्ष, एक होता है पूंछ जी। कोई भी चीज होता है तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है जी, जी, लेकिन है कि बुराई कुछ ही % रहती है। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ से कुछ अपने मुंह से क्या ही बताएं, अराजक तत्व जैसे 1-2% आ जाते हैं कि कहते हैं पढ़ाई बाधित होती है, ऐसा वैसा है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कहते हैं दबंगई होती है, हुड़दंगई होती है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। लेकिन उस पर चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इलाहाबाद। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये गलत है। कारण यहाँ पे है, मैं भी वहां का ही स्टूडेंट हूँ। जब मेरे टाइम में छात्र संघ था, उस टाइम जहां तक मुझे याद है रोहित जी थे। अच्छा। तो उस टाइम जब था, हम लोग क्लास में बैठते थे, ढेर सारे प्रोफेसर थे। मैं जब क्लास लेता था तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि कोई भी छात्र नेता क्लास के अंदर एंट्री नहीं करेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दिया जाए। इनकेस जिनकी क्लासेस नहीं है, जो ऐसे ही वहां पे बैठे हैं, वो सपोर्ट करें। अगर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो किसी को भी अलाउड नहीं था कि चलती क्लास में कोई एंट्री करे। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि छात्र राजनीति बहुत बढ़िया है। अगर आपको भविष्य चाहिए, यहाँ पे एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, एक अच्छा अगर हमें देश बनाना है, एक भारत देश को बहुत बुलंदी तक लेके जाना है, तो छात्र राजनीति एक उसका बेसिक पिलर है। बिना उसके हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और होना भी चाहिए। जैसे मेरे मन में आता है कि मैं ये चीजों को करूं, तो ये चीजों को जब मुझे करना है तो मुझे कुछ ना कुछ लेसन चाहिए कि कैसे चीजों को की जानी चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि ढेर सारे लोग जो अलग अलग क्राइम की फील्ड से हैं, वो जाके संसद में बैठे हैं।
तो ये संसद का अपमान है, रेदर देन आप जो यूथ है, जो युवा संसद के माध्यम से जो जाएंगे, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं उन पे काम किया जाए। क्या लगता है सर, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सहमत हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में आंदोलन भी होते हैं। विगत दिनों कुछ छात्राओं को कैंपस बंद किया था, निलंबित किया गया था, उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे थे। जी जी। तो प्रशासन ने कहा कि ये लोग गुंडे हैं, मवालियां हैं। तो मैं चीज कहना चाहूंगा कि जिस देश की आजादी आंदोलन से मिली हो, अगर उस देश में आंदोलन करना गुनाह है तो भाई हम गुनाहगार हैं। आर्टिकल 19 हमें आजादी देता है कि आप सभा कर सकते हैं। हमारे ही विश्वविद्यालय के सीनियर पूर्वज शहीद पदमधर जी 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 इस आंदोलन में शहीद भी हुए, अपनी प्राण बलिदान कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्र राजनीति को पिरोने के लिए ये तरह तरह के शब्द बीच बीच में प्रयोग किए जाते रहते हैं। जो संसद में गए हैं, कितने मुकदमे, कितने अपराधी बन करके वहां पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन एक छात्र अपनी अपनी मांग के लिए, अपनी हित के लिए, अपने अधिकार के लिए मांग करता है, तो उसे आप गुंडे मवालिया विरोधी बताते हैं। जी जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कारण क्या है कि जो प्राइस गैप है, जैसे कि फीस की बात किया, मतलब इतना बढ़ जाना सच में कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। गरीब के बच्चे आते हैं, किसान के बच्चे आते हैं, उनके लिए मुश्किल है भाई यहाँ। क्यों? देखिए कारण क्या है कि एक जैसे हॉस्टल की सुविधा सबको नहीं मिल पाती, नहीं। तो आज के समय में फीस, साथ में शहरों में रहना, रूम रेंट लेके रहना, ढेर सारी चीजें करना, एक हैक्टिक सिचुएशन हो जाती, खासकर उस किसान के लड़के के लिए जो इस उम्मीद से आया है कि आने वाले 3 साल के बाद मैं एक अच्छी ग्रोथ पे पहुंच जाऊं। तो इसी बात पे सर एक छोटी सी कोई कविता सुनाइए जो इससे रिलेटेड हो, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, वो समझ सके कि और भी चीजों को करना है, बस थोड़ा सा एक हमें अच्छे से सुना रहे हैं। इसमें बीज और सिंगार दोनों का मिश्रण है कि खिलेंगे फूल बागों में, खिलेंगे फूल बागों में, जरा कलियों को हंसने दो। जी जी जी। मिलेंगे गुल बहारों में, जरा सावन बरसने दो। जहां अपने करे साजिश हकीकत हार जाती है, तमाशा खेल सब छोड़ो, कहानी सबको सुनने दो। हमारा हाल मत पूछो, बताओ तुम खबर अपनी। हमारा हाल मत पूछो, बताओ तुम खबर अपनी। हमारी दोस्ती प्यारी, मिले दो यार हंसने दो। अमीरी क्या मिली, उनको गरीबी को भुला बैठे। कुलपति पहले इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, लेकिन जब से कुलपति बनी तानाशाह का रूप धारण कर ली है कि अमीरी क्या मिली, उनको गरीबी को भुला बैठे। पिए हैं लोभ का प्याला, इन्हें बिन मौत मरने दो। सदा मन प्रेम की राहें पड़ी सूनी तरसती हैं। जहां मन भूख दौलत है, पेटी लोभ भरने दो। धरो मन धीरे धीरे प्राणी, समय सब कुछ पलटता है। कि धरो मन धीरे धीरे प्राणी, समय सब कुछ पलटता है। समय का खेल है शुभम, कर्म की नाव बहने दो। क्या बात है सर, ये आपने सही कहा कि समय है, समय पलटेगा जरूर। बिल्कुल। जैसे एक जगह एक मैंने पढ़ा था कि जब आप बहुत खुश होते हैं और जब आप बहुत उदास होते हैं, तो दोनों में एक ही चीजें कॉमन होती है कि ये वक्त बदलेगा। मतलब हमें, मतलब ये नेचर ने सिखाया है कि बहुत अच्छे पे हो तब भी आप पेशेंस रखो, बहुत खराब पर भी हो तब भी आप पेशेंस रखो। तो इसी कड़ी में सर मैं जैसे ये जानना चाहूंगा कि आप यहाँ तक जैसे ढेर सारी चीजों पे आप अच्छा बोल लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में, जैसे कि मैं देखता हूँ, जैसे कि डॉक्टर कुमार विश्वास की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या राजनीति से किनारा कर लिया, तो क्या ये जो साहित्यकार जो लोग हैं, जो सच में एक जुबान बोलते हैं, जो समाज को आईना दिखाते हैं, क्या उनके लिए राजनीति में जगह नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए एक चीज बताना चाहेंगे कि जब जब राजनीति की स्थिति बेकार हुई है, तब तब उसे साहित्य नहीं बचाया है। कि जैसे कहते हैं साहित्य जब जाता है तो राजनीति और अच्छी होती है, लेकिन जैसे साहित्य दूर हो जाएगा शायद राजनीति गंदी हो जाएगी। रीजन क्या है कि कभी शायर लेखक अपनी कलम के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनके ऊपर पंक्तियां से अपना वो जोड़ देते रहते हैं, ताकि उसमें कुछ हो न पाए। इसलिए कि ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल में साहित्यकारों को भी राजनीति में आना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने, जब मैं जूनियर क्लासेस में था, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी। तो वहां से मैंने ढेर सारी चीजें सीखी कि लोग आंदोलित भी थे, साथ ही साथ वो लेखन का भी नहीं बंद किए। तो ये कहीं ना कहीं एक विकसित समाज के लिए एक बहुत अच्छा आईना होता है कि आप लेखन से, साहित्य के माध्यम से पूरी देश दुनिया को आप बदल सकते हैं।
देखिए क्या है कि कहते हैं जो जातीय आंदोलन में कुछ नहीं कर पाते, तो मैं आपको बता दें कि हमारे विश्वविद्यालय में 2014 में एक लोग थे, यहीं के हैं, छात्र थे, यूनियन में वो मनोनीत भी हुए थे, चुनाव जीते भी थे, जेल भी गए थे, लेकिन आज वो वर्तमान में एसडीएम हैं। तो ऐसा नहीं कि जो आंदोलन में चले गए उनका नेता हो गए वो कुछ नहीं कर पाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यूनिवर्सिटी से, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, भाई गरिमा है। कोई अब रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, हर साल यहाँ दबदबा कायम रहता है। जी ये बात तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए साहित्य और राजनीति में बहुत अंतर तो है, कह सकते हैं धरती आसमान का। तो इनकी राजनीति अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कहने में संकोच नहीं कह दे रहे हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है। वो केवल आम आदमी बोलते हैं, लेकिन वो गंदी कब होती है, जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाते तब जब बुरे लोग भाई आएंगे तो गंदा कर देंगे। जब युवाओं को मौका मिलेगा, कवियों को मौका मिलेगा, साहित्यकारों को मौका मिलेगा, एक गरीब के बेटे को मौका मिलेगा, एक गरीब व्यक्ति को मौका मिलेगा, तब तो राजनीति अच्छी रहेगी। लेकिन जो कहते हैं ना बोलचाल में कि गांव में की राजनीति बहुत गंदी चीज है, तो एक गांव में कहावत है कि करे अनीति बतावे नीति वह या राजनीति, तो वो केवल नहीं है। आप जब यहाँ अरस्तु को पढ़ेंगे, प्लेटो को पढ़ेंगे तो दूसरा हो जाता है। तो वही चीज है। नहीं मैंने मतलब पढ़ा भी है, ढेर सारी जगहों पे देखा है कि जब तक समाज के शिक्षित वर्ग के लोग, साहित्यकार हैं, फिलोसफर्स हैं, ढेर सारे लोग हैं, जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो चुका है, मतलब कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है चीजों को संभालने में, संजोने में, गलत को गलत कहने और सही को सही कहने में, वो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल, साहित्यकार ही समाज को एक, वो अपनी कविता जब भाई देता है, आप देखिए छोटे स्तर पे बच्चों को छोटी छोटी जब कविताएं के माध्यम से उन्हें मोड़ा जाता है, उन्हें संस्कार दिया जाता है। इस कविता में जब हम लोग छोटे थे कि कक्षा 1 में पढ़ते थे, एक हिंदी किताब आती थी कलरव, उसमें लिखा जाता कि सुबह सुबह चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। तो ऐसा ना, तो बच्चे वो सीखते हैं कि सुबह सुबह उठा जाता है, ब्रश किया जाता है, ऐसा ऐसा। तो साहित्य की देन है, साहित्य की देन है कि बच्चों में कैसे संस्कार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, छोटे छोटे से जो संस्कार डाले जाएंगे भाई, वही बड़े होंगे, आदत होगी। भाई जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, बचपन की परवरिश की देन है कि भाई मैं अपने माता पिता को लाख लाख शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इतना अच्छा संस्कार दिया है। जैसा कि आपने बताया कि ढेर सारी चीजों को हमें करना चाहिए, तो मैं एक बेसिक सा जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसी ना किसी एक औरत का हाथ होता है, तो आप कहाँ पे देखते हैं, मतलब क्या चीज है आप इसमें समझते हैं? देखिए क्या है कि कविता में, साहित्य में, शायरी में कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कहीं कुछ आया कोई गया तभी तुम इतना लिख रहे हो, ऐसा है वैसा है। जी जी जी। तो उसमें देखिए हम कह चाहें कि वो ये अनुभव नहीं, ये एक महसूस की चीज है, उस चीज को आप महसूस करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जीवन में आपके कोई हो तभी आप उसमें अच्छा करें, ऐसा नहीं है। आप उस चीज को महसूस करिए, देखिए समाज में क्या चल रहा है, किसी दूसरे का ही उठा के लिख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए किसी कोई श्रृंगार पर थोड़ा सा करवाते हैं, कोई देखेगा तो लोग मुझे बोलेंगे अच्छा खासा 20 रुपये लिखो, लेकिन श्रृंगार लिखते हैं, बोलते भी हैं। सर इसी बात पे एक श्रृंगार पे थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए श्रृंगार पे ही बता दें कि जैसे आजकल लड़कियों के लिए सुना देना चाहता हूँ कि खास करके महिलाओं को समर्पित है कि देवी न तुम कहो मुझे नारी ही रहने दो। जी जी जी। देवी न तुम कहो मुझे नारी ही रहने दो, उपकार एक कर दो कि स्वच्छंद बहने दो। जी जी क्या पूजा न तुम भले मेरे चरणों को, पूजो न तुम भले मेरे चरणों को कभी, पर बेड़ियों में तुम मेरे पैरों को न बांधो। यदि तुमको मेरे प्रेम का संबंध न भाता, यदि तुमको मेरे प्रेम का संबंध न भाता, तो फिर मेरा गैरों से भी संबंध न बांधो। मैं भी शिखर चढ़ूंगी, तुम मुझको भी चढ़ने दो। मैं भी शिखर चढ़ूंगी, तुम मुझको भी चढ़ने दो। देवी ने तुम कहो मुझे नारी ही रहने दो। सौंदर्य को भले मेरे सम्मान भी न दो। सौंदर्य, एक नारी क्या चाहती है कि सौंदर्य को भले मेरे सम्मान भी न दो, पर चेहरा ढक के रखने को मजबूर न करो। जी। चाहती नहीं कि तुम रक्षा मेरी करो, चाहती नहीं कि तुम रक्षा मेरी करो, पर मुझको स्वतंत्रता मेरी दूर न करो। मैं चाहती हूँ बोलना, मुझको भी कहने दो। मैं चाहती हूँ बोलना, मुझको भी कहने दो। देवी ने तुम कहो मुझे नारी ही रहने दो। क्या बात है सर, मतलब दिल को छू जाए ये चीजें। तो जैसे कि आप ये क्या सोच के बोले होंगे कि मतलब ये जब आप पोयम लिखे होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी माता जी को सोच के ही ऐसा बोले होंगे। ठीक है, देखिए मम्मी क्या है कि
आज बता दूं तो मम्मी के लिए मैं उनकी छाती का वो पीपल का वृक्ष हूँ कि ना तो वो उसे उखाड़ फेंक सकती हैं और ना तो उसे, वो भाई पीपल का पेड़ होता है ना, जी। उसे उखाड़ सकते हैं जी, और ना जी। उसे कुछ ये होता कि रखे हैं, तब भी दिक्कत ही है। जी, जी। देखिए मम्मी क्या कहती हैं कि पता नहीं लड़का हमारे क्या करेगा, ये कभी साहित्य में भागता है, कभी कहता है ये बनूंगा वो बनूंगा, जी, घर जी, जाएंगे उनको समझ में नहीं आता, तो थोड़ा बहुत चिंतित रहती हैं, परेशान होती हैं। पिताजी का सपोर्ट तो मिलता रहता है, लेकिन मम्मी जी क्या है कि थोड़ा कभी कभी वो बिगड़ती रहती है कि नहीं ये सब मत करो। कोई देखिए मिडिल क्लास की फैमिली में क्या होता है कि पहले कोई एक गवर्नमेंट जॉब ले लो उसके बाद ये जाओ, जी, लेकिन जी। जो प्रतिभा होती है किसी मंच का मोहताज नहीं होती, ये आपने एकदम सही कहा। प्रतिभा किसी मंच का मोहताज नहीं होती। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसे निखारने के लिए वो अपना मौका ढूंढ लेती है। भाई अपने विश्वविद्यालय में आया, जी, तमाम मुझे आते रहते हैं कि यहाँ इवेंट है, आप यहाँ जाइए, जी, आप जी। यहाँ ऐसा है वैसा ये, जी, मैं जी। जाता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ। जी, तो ऐसा नहीं है, सर्टिफिकेट भी बहुत पाया हूँ। जी, जी, तो जी। करीब लगभग हम 1.5 साल में लगभग 8-9 सर्टिफिकेट पा गए हैं, 2-3 मेडल, बाकी 8-9 सर्टिफिकेट। जी, जी। तो मम्मी जी लिए बस यही की बस थोड़ा तो जैसा मैं यहाँ पे एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मुझ जैसा लड़का या मुझ जैसा आदमी चाहे कि साहित्य की दुनिया में जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे चीजें देखिए करें? इसके लिए जेन्युइन सी बात है कि पहले आप उपन्यास को पढ़िए, किताबों को खूब पढ़िए, जी, राजनीति की, इतिहास की। जब वहां पे देखेंगे कि कौन कितना संघर्ष करके कितना महान हुआ, तो तमाम तरह तरह की चीजें हैं। जब तक हम लोगों से सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, किसी चीज को अनुभव नहीं प्राप्त कर लेंगे, जी, जी, तब जी, तक जी। लिखना मुश्किल है। जी। इसलिए कि किसी भी साहित्यकार को किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। किताबें खूब पढ़ो, दबा कर पढ़ो, किसी भी क्षेत्र की, इतिहास की, राजनीति की, ये विज्ञान की पढ़ो, आप ये काल्पनिक किसी कोई कहानी पढ़ो, शायरी पढ़ो, नाटक पढ़ो, वो देखो, उसे समाज में जाओ, लोगों के बीच देखो समाज में क्या चल रहा है, समाज के बारे में, क्योंकि जब तक हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं तब तक उनके दिल की बात नहीं जानेंगे। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स को पढ़नी चाहिए और उससे इनहेंस करना चाहिए अपने नॉलेज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा यहाँ पे सब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आप बहुत व्यस्त रहते भी हैं। तो सर मैं जैसे एक चीज ये जानना चाहूँ कि जो आज की जो साहित्य है उसमें ढेर सारी चीजें निगेटिव वे पे लोग ले रहे हैं। जैसे मैं साहित्य की अगर बात करूं तो आज के जो युवा जनरेशन है वो ये सोचती है साहित्य के मतलब प्रेम हो गया, बिछड़ना हो गया। तो क्या इससे भी ऊपर साहित्य की दुनिया है कि केवल इसी में सीमित है? जी बिल्कुल। देखिए श्रृंगार में क्या है कि संयोग वियोग में पड़े रहना ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें वीरता भी दिखा सकते हो, वीर रस में, क्योंकि कहते हैं कि जब वीर रस कभी श्रृंगार में आता है तो वीरता प्रेम में भी दिखाता है। लोग हमेशा बोलते भी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। तो उड़कर अच्छा कर सकते हैं भाई, समाज के लिए आप देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद थे, कितनी कितनी कहानियां कैसे उनकी, उनको देखिए। ऐसे ऐसे कुमार विश्वास है भाई। प्रेम कोई नहीं कि कोई आप अपनी, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, किसी एक ही बच्चे को देखेगा, भाई कक्षा में सब बच्चे होते हैं, सबको देखेगा, तो आप प्रेम पर ही क्यों भाई, प्रेम पर लिख रहे हो अच्छी बात है, आप प्रेम पर लिखिए। समाज पर लिख रहे हो, वीर रस पे लिखिए, करुण पे लिखिए, शोक पे लिखिए, तो सर जितनी चीजें बताएं सर, हम अपने दर्शकों के एंड से बोलना चाहते हैं कि सर 3-4 ऐसी अच्छी 1-2 कविता आप मतलब बताइए ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये चीजें कितनी अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल है कि बाजारों में मोल बताकर हम भी बिकना सीख रहे हैं, बाजारों में मोल बताकर हम भी बिकना सीख रहे हैं, हमको भी कविता पढ़नी है, कविता लिखना सीख रहे हैं हम भी लिखना जीवन की परिभाषा को, सीख रहे हैं हम भी लिखना जीवन की परिभाषा को, अंतर मन की पीड़ाओं को, हारी थकी निराशा को, सोच रहे हैं हम भी कल से खुद में कुछ परिवर्तन लाएं, सोच रहे हैं हम भी कल से कुछ में परिवर्तन लाएं, कोशिश है कि सबके जैसे हम भी राग भैरवी गाएं, साधक आओ करें आकलन हम क्या कितना सीख रहे हैं, साधक आओ करें आकलन हम क्या कितना सीख रहे हैं, हमको भी कविता पढ़नी है, हम कविता लिखना सीख रहे हैं। अब धंधों के कहने पर भी अभिनय मुझको दिखलाना है, अब अंधों के कहने पर भी अभिनय मुझको दिखलाना है, कुछ पैसों के लोभ में आकर बहरों के सम्मुख गाना है, मुझे पता है मंच पे खुद को कब कितना विस्तार है करना, मुझे पता है मंच पे खुद को कब कितना विस्तार है करना, 2 अर्थों के गीत है पढ़ने, नित्य नवल अभिसार है करना, पहन कलावा कड़ा अंगूठी, पहन कलावा कड़ा अंगूठी, हालांकि फिलहाल मैंने कुछ पहना नहीं है, कि पहन कलावा कड़ा अंगूठी कविता सा दिखना सीख रहे हैं, हमको भी कविता पढ़नी है, कविता लिखना सीख रहे हैं, मुझको सत्य बोलकर खुद को दुष्ट नहीं करना है, ज्ञात है मुझको सत्य बोलकर खुद को दुष्ट नहीं करना है,
कविकुल के जो इंद्रदेव हैं उनको रुष्ट नहीं करना है। मंचों पर हैं रावण जितने उनको सदा राम है कहना। मंचों पर हैं रावण जितने उनको सदा राम है कहना। मन में लाख द्वेष हों सबसे किंतु सभी के साथ हैं रहना। दादा दादा कहकर हम भी चरण चूमना सीख रहे हैं। दादा दादा कहकर हम भी चरण चूमना सीख रहे हैं। हमको भी कविता पढ़नी है, कविता लिखना सीख रहे हैं। क्या बात है सर, मतलब दिल को छू जाए। मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना, मतलब आप कितना शांति से चीजों को सोचते होंगे। तो सर और कोई एक दो कविता हमारे ऑडियंस को आप सुनाना चाहें? जी बिल्कुल, एक सुनाते हैं आपको कि जैसे कि गांव के लोग शहरों में आकर बस गए हैं। जी जी जी। तो जब उन्हें अपना गांव याद आता है तब क्या कहते हैं कि असल किरदार से अपनी कहानी बेच देते हैं। असल किरदार से अपनी कहानी बेच देते हैं। हम ऐसे लोग शहरों में जवानी बेच देते हैं। यहाँ पर शाम ढलते वक्त दफ्तर के लिए साहब, यहाँ पर शाम ढलते वक्त दफ्तर के लिए साहब, हम अपने गांव की शाम ए सुहानी बेच देते हैं। हम अपने घर से चिड़ियों के घरौंदे भी नहीं छूते। हम अपने घर से चिड़ियों के घरौंदे भी नहीं छूते, मगर कुछ लोग चीजें खानदानी बेच देते हैं। तरसते रह गए कुछ लोग माँ का प्यार पाने में। तरसते रह गए कुछ लोग माँ का प्यार पाने में, मगर कुछ लोग माँ की निशानी बेच देते हैं। हमेशा के लिए शहरों में जाकर बस गए जो लोग, हमेशा के लिए शहरों में जाकर बस गए जो लोग, वो अपने गांव से खेती किसानी बेच देते हैं। बहुत तकलीफ देती गांव की बिछड़न हमें शुभम, बहुत तकलीफ देती गांव की बिछड़न हमें शुभम, मगर अफसोस दफ्तर में जवानी बेच देते हैं। क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब इतना उम्दा, मतलब सोचते बहुत बढ़िया है सर आप। बस वो ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, एक अंतिम पोयम या कविता आप हमें सुनाएंगे। सर को भी अभी जाना है, कुछ काम भी है इनके पास अभी, तो बस लास्ट पोयम, इसके बाद इसको अभी खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर सर को बुलाएंगे, मतलब बहुत जल्द। मतलब ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और इनको हम बीच बीच में बुलाते रहेंगे कि बच्चों को मोटिवेट भी करें। सर इसी बात पे, जो आजकल डिप्रेशन चल रहा है, तो उसके बारे में अगर कोई कविता हो जो बच्चे निराश हो जाते हैं, जी बिल्कुल, तो उस पे अगर कोई हो तो बच्चे कम से कम मोटिवेट रहे। जी बिल्कुल, देखिए कि युवा मोटिवेशनल के लिए जैसे कहें तो एक अपना क्या, एक अच्छे कवि हैं 10वीं अथी के रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी कुछ लाइन सुनाना चाहूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। जी। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विधने को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विधनों में रहकर नाम किया। क्या बात है सर, मतलब दिल को छू लेने वाली चीज है, मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब तो आपने बहुत अच्छा बताया भी, ढेर सारी चीजें हमें बताई भी, और आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा हो, मन से अच्छा लग रहा हो, तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको आप सब्सक्राइब कर बताते रहे कि और क्या चीजें आप हमसे चाह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।